हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्यारे से सेशन में, जिसमें हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। ये जो आपका चैप्टर है, यह आपके मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि आपका साइमन कमीशन क्या था, यानी साइमन कमीशन क्या था और साइमन कमीशन ने अपने रिपोर्ट में क्या ऐसी बातें कह दिया कि इसका भारत में हर स्तर पर इसका विरोध किया गया। तो आखिर क्या था साइमन कमीशन? तो साइमन कमीशन को जानने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, आपके हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चलना होगा कि आखिर आपका साइमन कमीशन क्या था। और फिर हम लोग साइमन कमीशन के बाद आपका नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे कि हमारा नेहरू रिपोर्ट क्या था, वो सारी चीजें जानेंगे। लेकिन आपको साइमन कमीशन क्या था इसे जानने के लिए हमने क्या कहा, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। तो हिस्ट्री में अगर हम लोग पीछे जाते हैं तो जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता होगा कि हमारे भारत में रूल कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ पर ब्रिटेन से क्या होता था, कानून बनकर आता था। जैसे आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, आपका 1781 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम। तो ऐसे ही करके हमारे यहाँ पे क्या आया था, आपका भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। तो जब आपका भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, तो जब अंग्रेजों ने हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 भेजा था, तो अंग्रेजों ने उसी समय पर बोला था कि इस भारत शासन अधिनियम 1919 के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके 10 वर्ष बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वैधानिक आयोग का गठन करेंगे। वैधानिक आयोग का मतलब क्या होता है, वही आपका साइमन कमीशन था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, जो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 है, उसके 10 वर्ष बाद हम लोग एक क्या करेंगे, वैधानिक आयोग का गठन करेंगे। जो यह आयोग इस बात की जांच करेगा कि ये जो 10 साल पहले हमारा कानून बना है, अब इसमें क्या चेंज करने की जरूरत है, इसमें क्या नए प्रोविजन ऐड करने की जरूरत है और इस यह हमारे भारत के लिए कितने फायदेमंद है। क्या जो हमारे भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, तो उसी के कार्यों की समीक्षा करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या बनता है, आपका साइमन कमीशन बनता है। यानी आपको समझ में आ गया कि जब हमारे यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, तो उसके कार्यों की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद अंग्रेजों ने क्या किया, आपका एक वैधानिक आयोग बनाया। वैधानिक आयोग को ही हम लोग साइमन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जॉन साइमन की अध्यक्षता में आपके उस आयोग को बनाया गया था, वैधानिक आयोग को बनाया गया था, इसलिए हमने उसे साइमन कमीशन कहा। तो इतना तो बात समझ में आ गया ना कि हमारे भारत शासन अधिनियम 1919 के कार्यों की समीक्षा करने के लिए, यानी उसमें और कौन से हमारे नए प्रोविजन ऐड करना है और उसका जो हमारा फायदा है भारत पर कितने देखने को मिल रहा है, वो सारी चीजें को मतलब सारी चीजों का समीक्षा करने के लिए हमारा साइमन कमीशन आता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो आपके स्पेक्ट्रम बुक में जो भी बातें बताई गई है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आपके बुक में क्या बताया गया है। तो आपके बुक में क्या बताया गया है, अब हम लोग क्या करते हैं, आपके साइमन कमीशन को स्टार्ट करते हैं। तो बताया गया कि हमारे भारत सरकार अधिनियम, यानी भारत शासन अधिनियम 1919, जिसने हमारे भारत में क्या कर दिया, द्वैध शासन प्रणाली की क्या कर दिया, शुरुआत कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा आपका इनकरेक्ट हो गया है, उसको हमने करेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली होगा। तो आपका बुक में क्या कह रहा है कि हमारे भारत शासन अधिनियम 1919, जिसने भारत में क्या कर दिया, द्वैध प्रणाली शासन का सृजन किया। द्वैध प्रणाली का मतलब क्या होता है, आप सबको पता होगा कि हमारे भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या किया जाता है, हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक आपका आरक्षित विषय होता है और एक दूसरा क्या होता है, आपका हस्तांतरित विषय होता है। तो उसी तरह हमारे भारत में क्या हो जाता है, आपका द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट हो जाता है। तो वही आपके बुक में कहा है कि हमारे भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसने हमारे भारत में द्वैध शासन प्रणाली को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, को पारित करते समय हमारे ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी, यानी जब हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हो रहा था, तो उसी समय हमारे ब्रिटिश सरकार ने क्या घोषणा की थी कि 10 वर्ष पश्चात पुनः इस सुधारों की समीक्षा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आयोग का गठन करेंगे। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब आपका भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, तो उसकी घोषणा करते समय उसी समय अंग्रेजों ने क्या कहा था कि 10 वर्ष बाद इसकी कार्यों की समीक्षा के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आयोग का गठन करेंगे। तो आपका भारत शासन अधिनियम कब आया था, 1919 में आया था। तो जो हमारा अगला आयोग बनकर आना चाहिए था, वह आपके
1929 में आना चाहिए, यानी 10 वर्ष बाद कब हो रहा है हमारा 1929। लेकिन यह जो आपका आयोग है 2 वर्ष पहले 1927 में ही आ जाता है, यानी 1927 में हमारा ब्रिटेन में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारत में 1928 में आता है। तो क्या ऐसा रीजन था कि यह आयोग 10 वर्ष बाद आने वाला था, लेकिन यह हमारा 10 वर्ष मतलब 2 वर्ष पहले ही आ जाता है। तो थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो अब क्या कर रहा है कि हमारे सुधारों की प्रगति की समीक्षा हेतु उठाए गए कदम, यानी आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे भारत शासन अधिनियम 1919 के कार्यों की समीक्षा करने के लिए हमारे यहाँ पे एक आयोग बनाया गया। कौन बनाए? ब्रिटिशर्स ने बनाए। तो उन्होंने क्या किया, सुधारों की प्रगति की समीक्षा हेतु एक कदम उठाया। वह कौन सा कदम था? तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार द्वारा अगला कदम, अभी आपको बता रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अगला कदम 1929 में उठाया जाना था। यानी हमने आपको बताया कि 1919 में जब हमारा भारत शासन अधिनियम आता है, तो जो अगला कदम है 10 वर्ष बाद कब आएगा, यानी 1929। यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा तो अगला कदम 1929 में उठाया जाना था। लेकिन होता क्या है कि आपके ब्रिटेन के जो तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी थी, यहाँ पे सत्तारूढ़ होगा, ठीक है, सत्तारूढ़ पार्टी जो थी वो कौन सी थी? आपकी कंजर्वेटिव पार्टी थी। आपके भारत में भी कौन सी 2 मेजर पार्टी है? एक आपका बीजेपी है और एक दूसरा हमारा कांग्रेस है। तो उसी तरह हमारे ब्रिटेन में क्या था, आपकी 2 मेजर पार्टियां हुआ करती हैं। एक आपकी कंजर्वेटिव पार्टी होती है और सेकंड हमारी लेबर पार्टी होती है। तो वही आपसे कह रहा है कि हमारा जो यह आयोग था वह तो आपके 1929 में आने वाला था, लेकिन क्या ऐसा रीजन था कि यह आयोग आपके 2 वर्ष पहले ही आ जाता है, यानी 1927 में बनकर तैयार हो जाता है, हालांकि आता है 1928 में हमारे भारत में। तो इनका कहना है कि हमारे ब्रिटेन में क्या होने वाला था, इलेक्शन होने वाला था। तो जो अभी पावर में थी जो हमारी पार्टी, उसका नाम क्या था, कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी चाहती थी कि हम अपने हाथों से ही क्या करें, भारत का भविष्य बनाकर उन्हें दे। कहीं हो सकता है कल को कि अगर हम पावर में न रहें और लेबर पार्टी क्या हो जाती है, अगर लेबर पार्टी पावर में आ जाती है तो वह क्या करेगी, भारत के पक्ष में कोई आयोग बनाकर दे देगी। तो इसलिए जो आपकी कंजर्वेटिव पार्टी थी वह अपने हार से डरी हुई थी और वह क्या करती है, 2 वर्ष पहले ही क्या करती है, इस आयोग का गठन करती है और 1928 में हमारे भारत में भेज देती है। तो ये बात आपको पता चल गया कि हमारा जो आयोग आपका 10 वर्ष बाद बनने वाला था, लेकिन क्या ऐसा रीजन था कि यह 2 वर्ष पहले ही आ जाता था। तो क्या कारण था, हमारे ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाला था। ब्रिटेन में 2 मेजर पार्टी है, आपकी एक कंजर्वेटिव पार्टी और सेकंड हमारी कौन सी, हमारी लेबर पार्टी। ये जो हमारी लेबर पार्टी थी वो अभी पावर में नहीं थी, लेकिन जो हमारी लेबर पार्टी थी आपके ब्रिटेन में वह थोड़ा सा भारत के प्रति क्या रखती थी, अच्छा रवैया रखती थी। इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी क्या हो गई थी, डर गई थी कि यदि हम कल को पावर में नहीं रहते हैं तो अगली जो हमारी लेबर पार्टी आएगी वह क्या करेगी, भारत के पक्ष में कोई कानून बना देगी। इसलिए यह जो आपकी कंजर्वेटिव पार्टी है 2 वर्ष पहले ही उस आयोग का गठन कर देती है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके जब आयोग बनाया जाता है तो कब बनाया जाता है। तो हमारे अंग्रेजों ने 8 नवंबर 1927 को क्या किया, आपके जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीय विधिक आयोग का क्या कर दिया, नियुक्ति कर दिया। यह आपका भारतीय विधिक आयोग ही था, लेकिन क्या होता है कि आपके जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसको बनाया जाता है, इसलिए हम लोग इसे नाम क्या दे देते हैं, आपका साइमन कमीशन नाम दे देते हैं। तो ये सारी बात आपको पता चल गया। फिर अब इसमें क्या करा है कि जो यह हमारा साइमन कमीशन था, यानी जो हम लोग साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे जितने भी मेंबर्स थे यानी सदस्य थे वह क्या थे, हमारे सातों के सातों सदस्य क्या थे, आपके अंग्रेज थे। यानी भारतीय सदस्यों का इसमें स्थान नहीं था, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अब मान लीजिए हम आपसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि करना क्या है, आपके भारत में किसी भी कानून को बनाना है। अब जापान का कोई व्यक्ति आएगा और वो बोलेगा कि हमारे भारत में इस कानून की जरूरत है, तो वो कैसा होगा, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो जो अंग्रेज जिन्होंने आपके भारत में कभी पैर भी नहीं रखा है और वो चले आते हैं हमारे भारत में कानून बनाने के लिए, तो इसलिए होता क्या है कि भारत में इसका एकदम विरोध होता है, बहुत बड़े पैमाने पर इसका विरोध होता है। तो भारतीयों का कहना था कि क्या हम इतने भी कैपेबल नहीं है कि हम अपने देश के लिए खुद कानून बना सके, तो इसलिए आपके साइमन कमीशन का क्या होता है, विरोध होता है। तो वो तो बात आगे की है, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, आपके अंग्रेजों ने 8 नवंबर, इस डेट को याद रखना है कि 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में आपके भारतीय विधिक आयोग का गठन किया गया। ये डेट थोड़ा सा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब किया गया। तो 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीय विधिक आयोग का गठन किया गया। फिर कह रहा है कि आपका साइमन
आपके साइमन कमीशन का कार्य क्या था, तो इसके कार्यों को देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या था कि आपके तत्कालीन सरकारी व्यवस्था यानी जो हमारे भारत में जो आपकी पावर में थी जो हमारी गवर्नमेंट, उसी को हम लोग क्या करें तत्कालिक सरकारी व्यवस्था और हमारे शिक्षा के प्रसार तथा आपके प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात यह रिपोर्ट देनी थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक उचित है। यानी इस रिपोर्ट का काम क्या था, इन सारी चीजों का जांच पड़ताल करना और इनका काम यह था कि भारतीय जो कितने समय से मांग रहे कि हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए यानी उत्तरदायी सरकार चाहिए। अभी भी हमारे यहाँ भारत में क्या है अभी प्रेजेंट में उत्तरदायी सरकार है। कैसे है, क्योंकि हम जनता क्या करते हैं वोट देते हैं और आपको पता होगा कि लोकसभा में जो भी पार्टी यानी जो भी बहुमत क्या करती है अपना जो भी पार्टी है वो ज्यादा बहुमत प्राप्त करती है उसी को हम लोग क्या करते हैं वह जाके पीएम बनते हैं, मतलब उन्हीं की पार्टी क्या होती है उन्हीं में से किसी एक को पीएम बनाया जाता है। तो हमने उनको वोट देके अपना क्या कर दिया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दिया कि हमने आपको वोट देके जिताया है तो आप जो भी काम करेंगे आपको हमारे प्रति क्या होना पड़ेगा जवाबदेहिता होना पड़ेगा, उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो उसी तरह हमारे भारत में बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि हमारे भारत में क्या किया जाए, तो हमारे भारत में उत्तरदायी सरकार की क्या की जाए गठन की जाए कि जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है यानी जो हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स है वो जो भी कुछ कर रहे हैं तो हमारे प्रति क्या होना चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हाँ हम ये काम करें आपके भलाई के लिए है या बुराई के लिए, आप उसके लिए क्या हो रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो ये उत्तरदायी सरकार की मांग कर रहे थे हमारे भारतीय बहुत लंबे समय से। तो वही आपका जो साइमन कमीशन था वह इस बात की समीक्षा करने आया था कि क्या जो भारतीय हैं जो कि बहुत लंबे समय से उत्तरदायी सरकार की यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग कर रहे हैं तो वह कहाँ तक उचित है यानी उनका ये बात है वह कहाँ तक सही है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। इसका कार्य क्या था, इसका कार्य क्या था फिर से समझा देते हैं। साइमन कमीशन का क्या कार्य था, जब आयोग बनाया गया है तो उसका कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो हमने कहा कि आपकी तत्कालीन सरकारी व्यवस्था यानी जो हमारी पार्टी अभी रूल कर रही थी तत्कालीन सरकारी व्यवस्था और शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात यह रिपोर्ट देनी थी कि हमारे भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक उचित है। तो यह कार्य आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब आपका साइमन कमीशन बन गया तो अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं साइमन कमीशन के रिपोर्ट को देख लेते हैं कि साइमन कमीशन ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा और जब इसने अपने रिपोर्ट में कहा तो भारत की प्रतिक्रिया क्या होती है और हमारे कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या होती है, तो सारी चीजें जानेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं आपके साइमन कमीशन के रिपोर्ट को जान लेते हैं। तो जो पीछे हमने पढ़ के आया वो थोड़ा सा हम उसका रिविजन करा देते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा साइमन कमीशन क्या था, वह क्यों लाया गया था। तो हमने कहा कि आपके भारत में रूल करी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे अधिनियम बनकर आते थे। तो उसी तरह हमारे यहाँ भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। तो जब अंग्रेजों ने भारत शासन अधिनियम 1919 की घोषणा किया था तो उसी समय पर उन्होंने कहा था कि इसके 10 वर्ष बाद हम लोग क्या करेंगे एक वैधानिक आयोग का गठन करेंगे और यह वैधानिक आयोग उस कार्यों की समीक्षा करेगा या जांच पड़ताल करेगा कि जो कानून 10 साल पहले बना था अब उसमें क्या नए चीज ऐड करने की जरूरत है, कौन से ऐसे प्रोविजन है जो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो वही था आपका साइमन कमीशन। फिर हमने कहा साइमन कमीशन कैसे बना, फिर साइमन कमीशन आपका 7 नवंबर 1927 को बन जाता है। उसमें सातों के सातों सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे जिस कारण उसका विरोध होता है। तो अब आ जाते हैं हमारे साइमन कमीशन ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा कि उसकी रिपोर्ट को जानेंगे तभी हम लोग जानेंगे कि भारत की अब प्रतिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो देखिए उसकी जो पहली रिपोर्ट में उसने बात कहा, उसने कहा कि हमारे प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित क्या होना चाहिए आपके उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। यानी इनका कहना था कि मान लीजिए ये क्या हो गई हमारी भारत हो गई, ये हमारी भारत हो गई। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे भारत में बहुत से छोटे छोटे क्या थे प्रांत थे, यानी उस समय राज्यों को क्या कहा जाता था प्रांत बोला जाता था। उस समय राज्य को हम लोग क्या कहते थे प्रांत बोलते थे। तो इन्होंने क्या कहा कि आपके प्रांतों में क्या होना चाहिए आपकी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। यानी आपके प्रांतों में हम लोग क्या कर रहे हैं उत्तरदायी सरकार का गठन तो कर दे रहे हैं लेकिन जो हमारा ये सेंटर है यानी ये जो पूरा केंद्र है, केंद्र में हम लोग क्या करेंगे अभी उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं करेंगे। तो इन्होंने पहली अपनी रिपोर्ट में क्या कहा यहाँ पे देखिए,
पहले रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा कि हमारे प्रांतीय क्षेत्रों में, यानी जो हमारे भारत में राज्य है, उनमें हम लोग क्या करते हैं, कानून सहित क्या करते हैं, सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार का गठन कर देते हैं। क्योंकि इनको क्या था, इनको आपके राज्य यानी प्रांतीय लेवल पर ज्यादा डर नहीं था, क्योंकि जो ज्यादा हमारी पावर थी वह किसके पास थी, आपके सेंटर के पास थी। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि आपके प्रांतीय क्षेत्रों में हम लोग क्या करते हैं, आपके रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना कर देते हैं, लेकिन अभी सेंटर में नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इनका दूसरा बात क्या था, ये हमारा हो जाता है इनकी दूसरी रिपोर्ट। तो दूसरी रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा कि आपके केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, यानी जो हमारा केंद्र में विधानमंडल है उसको क्या किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए। वही इन्होंने बात कहा कि केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए। फिर इन्होंने तीसरी बात क्या कहा अपने रिपोर्ट में, इन्होंने तीसरी बात कहा कि हमारे केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए। हमने आपको पहले ही बता दिया कि इन्होंने केवल प्रांतीय क्षेत्रों में क्या कहा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की बात की, लेकिन इन्होंने सेंटर में कहा कि अभी हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि अभी उचित समय नहीं आया है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। आपके साइमन कमीशन के 3 रिपोर्ट, मतलब इनके 3 बातों को याद रखना है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि हमारे साइमन कमीशन के रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें कही गई थी, आपसे एक ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। तो पहली बात इन्होंने क्या कहा था, पहली बात क्या कहा था कि प्रांतीय क्षेत्रों में हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे। फिर सेकंड बात इन्होंने क्या कहा कि हमारे केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए। फिर थर्ड बात इन्होंने क्या कहा कि आपके केंद्र में उत्तरदायी सरकार का अभी गठन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका उचित समय नहीं है। अब जब आपका साइमन कमीशन आ जाता है, उसने अपनी रिपोर्ट दे दिया, तो अब हम लोग देखते हैं कि अब भारत में जो लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया बनती है। तो अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं थोड़ा सा भारत की प्रतिक्रिया देख लेते हैं। अब भारत की प्रतिक्रिया क्या होती है जब भाई अपना साइमन कमीशन है, उसने आया, अपना काम किया, अपना रिपोर्ट सौंप के चला जाता है, मतलब अभी चला तो नहीं गया था, अभी था भारत में। तो अब भारत की क्या प्रतिक्रिया बनती है उसे देख लेते हैं। तो भारत में साइमन कमीशन के विश्व स्तर पर तथा तीव्र जन आक्रोश पैदा हो गया। यानी जब हमारा भारत में साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट देकर जाता है तो भारत में पूरे, मतलब पूरे स्तर पर क्या होता है, उसका विरोध होता है और जनाक्रोश पैदा हो जाता है। इसका प्रमुख कारण था कि किसी भी भारतीयों को कमीशन का सदस्य न बनाया जा रहा था। हमने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि आपके साइमन कमीशन का भारत में विरोध का कारण क्या था कि हमारे साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, क्योंकि भारतीयों का ऐसा कहना था कि क्या हम इतने भी कैपेबल नहीं है कि हम अपने देश के लिए खुद कानून बना सके, क्या हमें अंग्रेज इतना कमजोर समझते हैं। तो आपके किताब में यही लिखा गया है कि भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी। तो जब साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया, सारा लिपापोती कर दिया, तो हमारे भारत में जो लोग थे उन्होंने क्या कहा कि इसका हम लोग विरोध करेंगे। भाई क्यों विरोध कर रहे हैं, तो इसमें हमारे एक भी तो भारतीय सदस्य नहीं है। और दूसरा कारण क्या था कि ये लोग, इन लोगों का कहना था कि क्या हम इतने भी कैपेबल नहीं है कि हम अपने देश के लिए खुद कानून बना सके। तो ये भारत के लोगों की क्या थी, प्रतिक्रिया थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी कांग्रेस थी और अन्य समूहों की क्या प्रतिक्रिया थी। आपको पता होगा कि हमारे उस समय पे कांग्रेस क्या हुआ करती थी, सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर आपके कांग्रेस का, यहाँ पे आपका कांग्रेस होगा, ठीक है, कांग्रेस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कांग्रेस हो जाएगा। ओहो, कहाँ चला गया, कांग्रेस। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर आपके कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दिया हमारे साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर। तो देखिए होता क्या है कि कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन में, यहाँ पे मद्रास होगा, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया है, मद्रास। होता क्या है कि आपके कांग्रेस का, आपको सबको पता होगा कि वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था। तो उसी समय जब हमारे साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया, तो होता क्या है, आपके कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर होता है, तो आपके मद्रास में होता है। उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो एम अंसारी ने उसकी क्या किया था, अध्यक्षता किया था। थोड़ा सा आपके यहाँ पर प्रिंटिंग एरर हो गया है,
तो आप लोग बुक में थोड़ा-सा क्या कीजिए, चीज़ों को देखा कीजिए कि होता क्या है कि जब हमारे साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दे दिया, तो उस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया थी, उसमें हमने देख लिया। फिर अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे देश की उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस थी, उसका क्या प्रतिक्रिया होता है। तो हमने कहा कि आपके कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, कहाँ होता है? तो मद्रास में होता है। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो एम अंसारी ने करते हैं। तो जब एम अंसारी ने उसकी अध्यक्षता किया, तो इन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर पर क्या किया और प्रत्येक स्वरूप से इसका क्या किया, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। यानी हमारी कांग्रेस भी क्या करती है कि प्रत्येक स्तर पर हमारे साइमन कमीशन के रिपोर्ट को क्या करती है, उससे बहिष्कार करती है। तो कांग्रेस ने तो क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे मुस्लिम लीग ने क्या किया था भाई? हमारे भारत में तो मुस्लिम लीग भी एक पार्टी थी। तो हमारे जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने भी क्या किया था, कांग्रेस के साथ में मिलकर आपके साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। तो आपको याद रखना होगा कि जो हमारी कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी साइमन कमीशन की रिपोर्ट का बहिष्कार किया और कांग्रेस के साथ मिलकर हमारे मुस्लिम लीग ने भी क्या किया, आपके साइमन कमीशन के रिपोर्ट का बहिष्कार किया। लेकिन दो ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने क्या किया, आपके साइमन कमीशन के रिपोर्ट का क्या किया, सराहना किया। आपके पता होगा भारत में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसको कुछ लोग उसका अपोज करते हैं और कुछ लोग उसे क्या करते हैं, फेवर में होते हैं उसके। तो उसी तरह जैसे आपके भारत में साइमन कमीशन आया, तो उसके अपोज में कौन थे, यानी उसके विरोध में कौन थे? तो हमारे कांग्रेस, जो कि हमारे उस समय पे भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। और दूसरी कौन हो जाती है, आपकी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने भी उस समय पे हमारे कांग्रेस के साथ मिलाकर कदम से कदम चलकर क्या किया, इसका विरोध किया। लेकिन हमने क्या कहा कि दो ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने क्या किया, आपके साइमन कमीशन का फेवर किया। तो वो कौन सी हमारी पार्टी थी, वो आपकी कौन सी पार्टी थी? तो आपको देखना होगा, यहाँ पे एक तो हमारी हो जाती है साउथ में हमारी जस्टिस पार्टी हो जाती है, और एक कौन हो जाती है हमारी कमीशन की भी। जबकि पंजाब में एक हमारी पंजाब में हो जाता है, पंजाब में हमारी एक संघवादियों ने क्या किया, आपके साइमन कमीशन के रिपोर्ट का फेवर किया। और एक क्या हो जाती है, हमारी एक जस्टिस पार्टी हो जाती है जो कि साउथ में थी, उसने भी क्या किया, आपके साइमन कमीशन के रिपोर्ट का क्या किया, फेवर किया। तो दो बातें आपको याद रखना होगा कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या मुस्लिम लीग ने भी हमारे साइमन कमीशन के रिपोर्ट का फेवर किया? तो क्या आंसर होगा, हमारा आंसर होगा नहीं। मुस्लिम लीग ने भी हमारे कांग्रेस के साथ में मिलकर क्या किया था, साइमन कमीशन के रिपोर्ट का बहिष्कार किया था। लेकिन दो ऐसे जगह हम लोग कहाँ देखते हैं, एक तो आपके साउथ में आपकी जस्टिस पार्टी हो जाती है, और एक हमने पंजाब में क्या देखा कि पंजाब के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, साइमन कमीशन के रिपोर्ट को फेवर किया। तो वो बातें हमने देख लिया। अब क्या होता है, अब जब आपके देश में साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दे दिया, अब हम लोगों ने देखा कि भारत की प्रतिक्रिया क्या होती है। तो भारत की प्रतिक्रिया हमने देखा कि बहुत से लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर उसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए, वो सारी बातें हमने बता दिया। तो जब इतनी सारी बातें आपके भारत में चल रही थी, तो क्या हमारे अंग्रेज कुछ नहीं कर रहे थे, हाथ पे हाथ रख के बैठे थे? तो नहीं, आपका आंसर क्या आना चाहिए कि उस समय पुलिसों ने हमारे क्या किया, दमन का सहारा लिया। यानी जितने भी लोग जो कि हमारे साइमन कमीशन के विरोध में उतर पड़े थे, उन पर क्या किया गया, लाठी चार्ज किया गया। और उसी लाठी चार्ज में क्या होता है कि जो हमारे लाला लाजपत राय थे, उनकी क्या हो जाती है, लाठी चार्ज के कारण उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये आपका क्या हो जाता है, पुलिस दमन। यानी पुलिसों ने साइमन कमीशन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर क्या किया, दमन चक्र चलाया, और कई स्थानों पर उसने क्या किया, लाठियां बरसाई। आपकी किताब में भी वही लिखा है कि हमने क्या कहा कि पुलिस ने साइमन कमीशन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर दमन चक्र चलाया, कई स्थानों पर उसने लाठियां बरसाया। यानी जो लोग जो कि हमारे साइमन कमीशन के विरोध में उतर पड़े थे, उन पर इन्होंने क्या किया, लाठियां बरसाया। और जिसमें से हमारे कौन थे, आपके जवाहरलाल नेहरू थे, आपके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और आपके जीबी पंत थे। जीबी पंत को लखनऊ में बुरी तरह क्या पीटा गया। तो हमारे कौन से दो ऐसे लीडर्स थे जिनको हमारे लखनऊ में बहुत अच्छे तरीके से पीटा गया? तो कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, और कौन थे, आपके जीबी पंत थे। तो ये दो ऐसे लीडर्स थे जो कि फेमस लीडर्स थे, इनको लखनऊ में क्या किया गया, बहुत ज्यादा पीटा गया। और फिर क्या होता है कि लाहौर में आपके प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर तो मतलब बहुत ज्यादा लाठी चार्ज किया गया, जिस कारण क्या होता है कि हमारे लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो हमारे लाला लाजपत राय ने ही दिया था। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं
कि जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन पर हमारे साइमन कमीशन के रिपोर्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग एरर हो गया, लेकिन हम खुद से बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अब हम लोग देखते हैं कि आपके राष्ट्रीय आंदोलन जो कि बहुत पहले से ही क्या थे, एक्टिव थे, तो उस राष्ट्रीय आंदोलनों पर इस हमारे साइमन कमीशन के रिपोर्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, उसे अब हम लोग देखते हैं। तो होता क्या है कि इसने हमारे मौलिक राष्ट्रवादी, यहाँ पे क्या होगा आपका मौलिक राष्ट्रवादी, मौलिक होता क्या है कि इसने हमारे मौलिक राष्ट्रवादी ताकतों जो पूर्ण स्वराज्य के साथ हमारे सामाजिक आधार पर सामाजिक आर्थिक सुधारों की मांग कर रही थी को और उत्तेजित कर दिया। यानी इनका क्या कहना है, आपसे क्वेश्चन मतलब क्या कर रहा है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों पर आपके साइमन कमीशन के रिपोर्ट का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे क्या थे मौलिक उग्र राष्ट्रवादी थे, यानी मौलिक राष्ट्रवादी थे, जो कि क्या कर रहे थे अपने स्वराज्य के साथ साथ क्या कर रहे थे आपके सामाजिक और आर्थिक सुधारों की मांग कर रहे थे, उनको और इसने उत्तेजित कर दिया, ठीक है। फिर आपका दूसरा बात क्या आता है कि फिर जैसे ही आपके होता क्या है कि भारत में साइमन कमीशन के रिपोर्ट को जब मतलब दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत में बड़े लेवल पर उसका क्या होता है, विरोध होता है। तो जो हमारे राज्य सचिव के पद पर कौन थे, बर्कनहेड थे। आपको सबको पता होगा कि हमारे यहाँ पे भारत में शासन चलाने के लिए जो हमारी वहाँ की ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने 2 पद बनाया था, एक वायसराय का पद बनाया था और एक राज्य सचिव का पद बनाया था। तो जो हमारे राज्य सचिव का पद हुआ करता था वह तो भारत में था, लेकिन जो राज्य सचिव थे वह ब्रिटेन में बैठा करते थे, ठीक है, और वायसराय जो था वह आपका भारत में बैठा करता था, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जब आपके भारत में आपके साइमन कमीशन के रिपोर्ट का बहुत बड़े पैमाने पर विरोध होता है, तो जो उस समय पे हमारा कौन था राज्य सचिव, आपका बर्कनहेड था। उसने हमारे भारत के लोगों को क्या दिया कि चुनौती दिया कि अगर तुम इतने ही अपने आप को कैपेबल समझते हो कि हम क्या करेंगे अपने देश के लिए खुद कानून बनाएंगे, तो जाओ तुम एक ऐसा कानून बनाओ या आप एक ऐसा संविधान बनाओ जो कि क्या हो हमारे सभी गुटों को क्या हो मान्य हो। सभी गुटों को मान्य का मतलब क्या हो गया, जैसे भारत हमारे कई समाजों में बटा था, जैसे आपका एक तरफ कांग्रेस हो गया, एक तरफ आपका मुस्लिम लीग हो गया था, एक तरफ आपका दलित समाज हो गया था। तो कई सारे समाज, कई सारे वर्ग, कई सारे पार्टियों में बटा था। तो उसी को हमारे बर्कनहेड ने क्या कहा कि आप एक ऐसा संविधान बनाइए जिस संविधान में सभी गुटों और सभी पार्टी क्या हो सके, सहमत हो सके, और उसे हम क्या करेंगे ब्रिटेन के पार्लियामेंट से क्या करेंगे, उससे हम लोग पारित करा देंगे। तो आपके इस बर्कनहेड के चैलेंज को हमारे जो नेहरू जी थे उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और नेहरू जी ने क्या किया, अपना एक संविधान तैयार किया, यानी एक ड्राफ्ट तैयार किया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपके नेहरू रिपोर्ट के बाद नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि आपके 1928 में, यानी 1928 में तत्कालीन भारत सचिव हमारे कौन थे, आपके बर्कनहेड थे, यानी लॉर्ड बर्कनहेड थे। यहाँ पे राज्य भारत सचिव होगा, ठीक है, भारत सचिव। तो हमने क्या कहा कि अब होता है क्या है कि 1928 में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण हेतु चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों को क्या हो मान्य हो। हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, जो कि हमारे सभी गुटों एवं दलों को क्या हो मान्य हो। तो अब हमारे जो भारत के लोग थे उन्होंने बर्कनहेड के इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और वो लोग क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट बनाते हैं, यानी संविधान का खाका खींचते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आपका एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया, यानी भारत के लोगों ने जब उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो उन्होंने क्या किया, एक आपका सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। सर्वदलीय सम्मेलन का मतलब क्या होता है कि इन्होंने भारत के सभी जो हमारे राजनीतिक पार्टियां थी उनके लीडर्स को बुलाया, और जो भी हमारे लोग थे बड़े बड़े उनको बुलाया, और ये लोग क्या करते हैं, अपना एक बैठक करते हैं, यानी सम्मेलन करते हैं। पहला सम्मेलन हमारा दिल्ली में होता है, फिर जो हमारा दूसरा सम्मेलन था वह कहाँ होता है, आपके पुणे में होता है। तो पहला सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, और यह सम्मेलन पहले तो कहाँ हुआ, आपके दिल्ली में हुआ, फिर सेकंड बार कहाँ होता है, हमारे पुणे में होता है। तो आपका सम्मेलन आयोजित किया गया। फिर होता क्या है कि सम्मेलन में, यानी इस सम्मेलन में क्या किया गया, आपके भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु आपके मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। यानी हमने क्या कहा कि आपके संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, यानी मसौदा तैयार करने के लिए हमारे
यहाँ पे एक उप समिति बनाया गया। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जब आपका संविधान सभा बना था तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 7 सदस्यों के साथ में मिलकर क्या किया था, उसका ड्राफ्ट तैयार किया था। यानी उसमें कितने सारे आर्टिकल्स होने चाहिए, कितने सारे पार्ट होने चाहिए, ये सारी बातें उनको ड्राफ्ट में तय करना था। ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है कि हमारे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आपका उप समिति बनाया जाता है। अब उप समिति का गठन किया गया और अगस्त 1928 में हमारे उप समिति ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट को क्या कर दिया, प्रस्तुत किया। क्योंकि इस हमारे रिपोर्ट की अध्यक्षता किसने किया था, नेहरू जी ने किया था, इसलिए इस रिपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस आपके नेहरू रिपोर्ट में किस चीज की मांग की जा रही थी, तो आपके नेहरू रिपोर्ट में हमारे भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने की बात की जा रही थी। यहाँ पे बहुत प्रिंटिंग एरर ज्यादा हो गया। ठीक है, हमने क्या कहा कि आपके नेहरू रिपोर्ट में किस चीज की मांग की गई, तो डोमेनियन स्टेटस की मांग की गई। डोमेनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि हमारे भारत के लोगों का कहना था कि हम भारत के लिए अपना कानून अधिनियम खुद बनाएंगे, लेकिन हम ब्रिटेन के अधीन में रहते हुए बनाएंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेनियन स्टेटस कहते हैं। उनका कहना था कि ठीक है, अगर आप आजादी नहीं देते हो तो कम से कम इतना हमें करने दीजिए कि हम अपने देश के लिए कानून खुद बनाएं, आपके अंडर में यानी आपके कंट्रोल में रह के। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका डोमेनियन स्टेटस कहते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर आपके नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई थी। तो जो आपका नेहरू रिपोर्ट था उसमें कहा गया था कि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले। पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा का मतलब क्या होता है कि भारत अपने देश के लिए नियम कानून अधिनियम तो बनाएगा, लेकिन किसके अधीन में रह के, आपके ब्रिटेन के अधीन में रह के। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले। लेकिन होता क्या है कि जो आपका नेहरू रिपोर्ट आता है, नेहरू रिपोर्ट पे जो भी इन्होंने बातें बताया था, आपके बुक में जो बात लिखा है एक बार उसको देख लेते हैं। इसमें तो बहुत ज्यादा देखिए आपके नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई थी, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। इसमें आपका नहीं है। तो सबसे पहले हमारे नेहरू रिपोर्ट में क्या बोला गया कि आपका पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और आपके नेहरू रिपोर्ट में आपकी जो दूसरी बात बोली गई थी वह क्या बोली गई थी, आपके नेहरू रिपोर्ट में क्या बोला गया था कि आपका जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसे हम लोग क्या कर दिया जाए, समाप्त कर देते हैं और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसकी व्यवस्था करेंगे। यानी इन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ पे पृथक निर्वाचक प्रणाली आपने स्टार्ट किया है, यानी मुस्लिम जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई मुस्लिम खड़ा होता है तो उसको जो वोट देने वाला होगा वो भी क्या होगा, मुस्लिम होगा। तो वही इन्होंने कहा कि आप पृथक निर्वाचन की जो प्रणाली है उसे समाप्त कर दीजिए और हमारे यहाँ पे क्या कीजिए, आप संयुक्त निर्वाचन की प्रणाली को स्टार्ट कर दीजिए। और वहां पे क्या कीजिए, जहां पर हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी में है यानी अल्पसंख्यक में है, तो वहां पर उनके लिए आप सीटें क्या कर दीजिए, आरक्षित कर दीजिए। फिर इन्होंने तीसरी बात क्या कहा कि इन्होंने कहा कि आपके भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए, यानी भाषा के आधार पर क्या किया जाए, राज्यों का गठन किया जाए। नेहरू रिपोर्ट में यह भी बात बोला गया था। फिर आपकी चौथी बात क्या बोला गया था इसमें कि 19 मौलिक अधिकारों की इन्होंने मांग की, यानी जो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट थे, तो उसी समय से हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट की मांग की जा रही है। तो 19 मौलिक अधिकारों की इन्होंने मांग किया और कहा कि महिलाओं को क्या होना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। फिर इन्होंने क्या कहा कि आपके केंद्र तथा राज्य दोनों में क्या होना चाहिए, आपके रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना होनी चाहिए। तो आपके नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बातें बोली गई थी, हम आपको रिविजन करा दे रहे हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इन्होंने पहली बात क्या कहा कि आपके पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और इन्होंने दूसरी बात क्या कहा कि यहाँ पे जो हमारी पृथक निर्वाचक जो हमारी प्रणाली है, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को आप लोग क्या कीजिए, समाप्त कीजिए और हमारे यहाँ पे संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को मतलब स्थापित कीजिए। और जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में है यानी अल्पसंख्यक में है, उनके लिए आप सीटें आरक्षित कर दीजिए। ठीक है, फिर इन्होंने अगली बात क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर क्या होना चाहिए, प्रांतों का गठन होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि हमारे केंद्र तथा राज्य दोनों में क्या होने चाहिए, आपके रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हमारे इस नेहरू रिपोर्ट पर जो हमारे जिन्ना थे,
जो कि मुस्लिम लीग के क्या थे, लीडर थे, वह जिन्ना यानी मुसलमानों का क्या होता है, अब दिल्ली प्रस्ताव आता है। तो मुसलमानों ने कहा, यानी जो हमारे मुस्लिम लीग थे उन्होंने कहा कि अगर हमारे 4 बातों को आप लोग इसमें ऐड कर देते हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस नेहरू रिपोर्ट से सहमत होंगे। तो आपके मुस्लिम लीग द्वारा जो प्रस्तावित किए गए थे, आपके मुस्लिम लीग द्वारा जो प्रस्ताव रखे गए थे वह क्या थे, उसे थोड़ा-सा एक बार देख लेते हैं, ठीक है? तो देखिए हमने क्या कहा कि जो आपका नेहरू रिपोर्ट था, उसको तो हमने क्या कर दिया, उसे प्रस्तुत कर दिया गया और उसने अपने रिपोर्ट में क्या-क्या कहा, उसके हमने बातों को बता दिया। तो लेकिन होता क्या है कि बोला क्या गया था कि एक आप ऐसा संविधान बनाइए जो कि हमारे भारत के सभी गुटों को और सभी दलों को क्या होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। तो लेकिन जो हमारे मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम लीग ने कहा कि अगर आप हमारे 4 इन बातों को क्या करते हैं, अपने नेहरू रिपोर्ट में शामिल करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नेहरू रिपोर्ट से क्या हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे। तो वह 4 बातें आपकी कौन-कौन सी थी, उससे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आपकी 4 बातें कौन-सी थी? तो इन्होंने कहा कि आपके पृथक निर्वाचन प्रणाली को आप समाप्त कर दीजिए, लेकिन आप क्या कीजिए कि जिसमें हमारे कुछ क्या होना चाहिए मुसलमानों के लिए, लेकिन सीट आरक्षित कर दीजिए। इन्होंने कहा ठीक है, आप अगर पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करना चाहते हैं तो समाप्त कर दीजिए, लेकिन होना क्या चाहिए कि आपके मुसलमानों के लिए सीटों को आरक्षित होना चाहिए, यानी जो हमारे मुस्लिम हैं उनके लिए जो सीट का रिजर्वेशन है उनका इन्होंने बात कहा। तो इन्होंने कहा मुसलमानों के लिए, एक बार बोल के समझा देते हैं, ठीक है? फिर इन्होंने दूसरा क्या कहा, इन्होंने कहा कि केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें क्या होनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए। यानी जो हमारा सेंटर में जो हमारा विधानमंडल था, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनका 1/3 मुसलमानों ने कहा, क्या कहा कि हमारा सीट होना चाहिए। यानी 100 में से 33 सीटें हमारे लिए किसकी होगी, मुसलमानों के लिए होगी। और इन्होंने तीसरी बात क्या कहा कि आपके पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित किया जाए। यानी जो हमारा ये आपका पंजाब वाला रीजन था और जो हमारा इधर बंगाल वाला रीजन था, इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, हमारे मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की जाए। फिर इन्होंने क्या कहा कि आपके सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी प्रांत को क्या करना चाहिए, आपके मुस्लिम बहुल क्षेत्र घोषित होना चाहिए। तो इन्होंने क्या-क्या बातें कहा उसे एक बार देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो कहा कि आप अगर पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन आप मुसलमानों के लिए क्या कीजिए, सीटें आरक्षित कीजिए। फिर इन्होंने कहा कि आपके केंद्रीय विधानमंडल में आपके मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि आपके पंजाब और बंगाल वाले रीजन में भी क्या कीजिए, मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित कीजिए। और फिर इन्होंने क्या कहा कि आपका जो बलूचिस्तान है और जो आपका सिंध वाला प्रांत है और जो आपका इधर उत्तर आपका पश्चिमी भारत है उसको क्या कीजिए, मुस्लिम बहुल क्षेत्र घोषित कीजिए। लेकिन अब इनके रिपोर्ट पर क्या होता है कि जो हमारे हिंदू सभा थे वह क्या हो जाते हैं, असहमत हो जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि अगर हमारे पंजाब और आपके बंगाल में मुस्लिम बहुल है, यानी वहां पे मुसलमानों की संख्या अधिक है, तो वहां पे हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं बनता है, ठीक है? तो इन्होंने ये बात, तो होता क्या है कि फिर इनके मतलब कि जो हमारा मुस्लिम लीग ने आपके जो 4 प्रस्ताव प्रस्तुत किए कि ये कामें आप क्या कीजिए, नेहरू रिपोर्ट में शामिल कीजिए। तो नेहरू रिपोर्ट में इन बातों को शामिल नहीं किया जाता है, जिस कारण क्या होता है कि जो हमारे मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, जिनका नाम क्या था, जिन्ना था, वह इस हमारे सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो जाते हैं और जिन्ना क्या करते हैं, अपना एक अलग से 14 सूत्री की मांग करते हैं। तो जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला क्या था, यानी जिन्ना ने अपने 14 सूत्री मांगों में क्या-क्या बातें कहा था, उसको एक बार थोड़ा-सा क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखिए जिन्ना का क्या कहना था, थोड़ा-सा उनको देख लेते हैं। तो जो आपके जिन्ना थे, उनका कहना था, जिन्ना ने भी एक आपका क्या किया, प्रस्तुत किया संशोधन कि हमारे नेहरू रिपोर्ट में आप इन-इन बातों को शामिल कीजिए, तब हम क्या करेंगे, इससे हम क्या होंगे, सहमत हो जाएँगे। तो जिन्ना ने आपका कहा कि हमारे केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित कीजिए। यानी जो हमारा
केंद्र का जो हमारा विधानमंडल होता है उसमें इन्होंने क्या कहा कि आपका 1/3 सीट क्या होना चाहिए, मुसलमानों के लिए आरक्षित होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि आपके प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था की जाए। यानी हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी अवशिष्ट शक्तियां होती है अभी तो हमारे सेंटर के पास होता है, लेकिन हमारे जिन्ना का क्या करना था कि जो हमारे प्रांत है उनको क्या कर दिया जाए, अवशिष्ट शक्तियां दे दिया जाए। क्योंकि आपको जिन्ना को पता था कि हमारे यहाँ पे प्रांतों में कहीं कहीं पर क्या है, मुस्लिम जो है मेजोरिटी में है, जिस कारण क्या हम लोग कर सकते हैं कि इस अवशिष्ट शक्ति का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकेंगे। लेकिन आपके केंद्र में क्या है, जो आपकी मुस्लिम है वह माइनॉरिटी में हो जाती है, इसलिए इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी अवशिष्ट शक्तियां है वह हमें क्या कर दीजिए, प्रांतों को दे दीजिए। फिर इन्होंने तीसरी बात क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, पंजाब और बंगाल में जनसंख्या के अनुपात में क्या किया जाए, मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की जाए। तो पंजाब और बंगाल, लेकिन हमारे हिंदू सभा का कहना था कि जब आपका पंजाब है और बंगाल है ये ऑलरेडी हमारा क्या है, यहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो अब यहाँ पर हमारे सीटों को आरक्षित करने का कोई फायदा नहीं बनता है। तो फिर होता क्या है कि जब जिन्ना ने अपना प्रस्तुत किया संशोधन, तो जब जिन्ना के प्रस्तुत किए गए संशोधन पर वोटिंग होती है, मतदान होता है, तो जिन्ना द्वारा प्रस्तुत किए गए हमारे संशोधन मतलब कि संशोधन को क्या कर दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है, जिससे हमारे जिन्ना क्या करते हैं, अपना 14 सूत्री फॉर्मूला लाते हैं। अब उस 14 सूत्री फॉर्मूला को एक बार आप लोग बुक में देख लीजिएगा। इस पे यहाँ पे तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रिंटिंग एरर हो गया है, तो यहाँ पे हम नहीं बता सकते, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग बुक में देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या चीज है। जिन्ना के 14 सूत्री बिंदु है, तो इसमें थोड़ा सा आप बुक का सहारा ले लीजिएगा और उसमें एक बार देख लीजिएगा। तो आपका साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट बहुत छोटा सा चैप्टर था, जो कि क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन करना है। हमने आपको क्या बताया था कि साइमन कमीशन क्या था, वह क्यों भारत में आया, और उसके रिपोर्ट में आखिर उसने क्या कहा कि उसके रिपोर्ट को लेकर इतना बड़ा बवाल होता है, वो सारी बातें हमने आपको बताया। और फिर हमने आपको साइमन कमीशन के रिपोर्ट को बताया कि उसने अपने रिपोर्ट में क्या कहा। उसने सबसे पहले तो कहा कि आपके प्रांत में क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए, और आपके केंद्रीय विधानमंडल को क्या किया जाए, पुनर्गठित किया जाए, यानी इसका रीऑर्गेनाइज किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि आपके केंद्र में अभी उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, उचित समय नहीं है। तो जैसे आपके साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है, तो अब हमने देखा कि भारत की प्रतिक्रिया क्या होती है। तो भारत ने इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया। क्यों किया, क्योंकि हमारे साइमन कमीशन में एक भी सदस्य क्या थे, भारतीय नहीं थे। फिर हमने देखा कि आपके जो कांग्रेस थी, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने क्या प्रतिक्रिया किया। तो जो आपकी कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी बड़े स्तर पर उसका क्या किया, हर एक स्तर पर हमारे साइमन कमीशन के रिपोर्ट का बहिष्कार किया। फिर हमने देखा कि आपकी मुस्लिम लीग ने क्या किया, तो मुस्लिम लीग ने भी हमारे कांग्रेस के साथ मिलकर उसका क्या किया, बहिष्कार किया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आपके पंजाब और आपके साउथ में एक हमारी जस्टिस पार्टी आ जाती है, उन दोनों ने क्या किया, आपके साइमन कमीशन के रिपोर्ट का उन्होंने फेवर किया। तो वो सारी बातें हमने जाना। फिर हमने कहा कि फिर आपके साइमन कमीशन के रिपोर्ट से जब हमारे भारत के लोग खुश नहीं थे, तो जो राज्य सचिव के पद पर हमारा ब्रिकन हेड बैठा था, उसने कहा कि आप एक ऐसा संविधान बनाइए जो कि क्या हो, हमारे भारत के सभी गुटों और सभी दलों को क्या हो, माने हो। तो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं हमारे नेहरू जी, और उन्होंने क्या किया, आपका एक संविधान का ड्राफ्ट बनाया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो आपके नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई, सबसे पहली बात तो कही गई आपके नेहरू रिपोर्ट में कि हमारे यहाँ पे क्या किया जाए, आपके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को लागू किया जाए। यानी जो आप पृथक निर्वाचन प्रणाली लाए हैं उसे समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का व्यवस्था किया जाए, और जो जहाँ पर भी हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी में है वहाँ पे आप सीटें आरक्षित कर दीजिए। फिर दूसरा उन्होंने क्या कहा, दूसरा इन्होंने कहा कि आपके भाषाई, आपके मतलब भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। फिर तीसरा इन्होंने क्या कहा कि आपके 19 जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकारों को आप हमारे भारतीय लोगों को दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि आपके केंद्र और राज्य दोनों में क्या होना चाहिए, आपके रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करनी चाहिए। तो वो सारी हमने बताया बातें। फिर हमारे जिन्ना आते हैं। जिन्ना ने कहा कि हमारे कुछ मांगों को अगर आप इस नेहरू रिपोर्ट में शामिल करते हैं, तब हम क्या करेंगे, इस नेहरू रिपोर्ट से सहमत होते हैं। लेकिन जिन्ना द्वारा प्रस्तुत किए गए इस संशोधन को ठुकरा दिया जाता है, जिस कारण क्या होता है कि जो हमारे जिन्ना थे वह सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो जाते हैं, और उन्होंने अपना एक अलग से क्या किया, जिन्ना 14 सूत्री फॉर्मूला बनाया, और उसी में इन्होंने क्या किया, बातें कहा, वो थोड़ा सा आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रिंटिंग एरर हो गया है, हम आपको नहीं बता पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, और मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, नमस्ते।